देखो बेसिकली जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या बोलता है, नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मान लो सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, एक जगह होता है सेलर और एक जगह क्या होता है, बायर। एक सेकेंड ना, देखो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, एक शेयर होता है, मतलब एक शेयर होता, सॉरी सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर क्या करता है, देखो बायर क्या करता है, इसको ऑर्डर देता है। बायर सबसे पहले क्या करेगा, गुड्स का ऑर्डर देता है, किसका ऑर्डर देगा वो, गुड्स का ऑर्डर देगा। अब सेलर क्या करता है, वो गुड्स क्या कर देता है, सेंड कर देता है। अब इसमें देखो सिचुएशन कैसा होता है, बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब उसने ऑर्डर दिया, सामने वाले ने गुड्स सेंड कर दिया, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो उसको प्राइस पे करे, ठीक है। ये एक मिनट, ये नीचे चला गया, हाँ, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करे, उसको पेमेंट करे। लेकिन ये कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ये बायर जो है वो पेमेंट नहीं करता। तो जब बायर पेमेंट ऐसा नहीं करता है तब आता है हम लोगों का ये टॉपिक, रेमेडियल मेजर्स। यानी अब ऐसे केसेस में जो हमारा सेलर है वो क्या क्या काम करेगा बायर से पैसे वसूलने के लिए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो सेलर है वो बिजनेस इसीलिए कर रहा है ताकि जब गुड सेल करे तो उसको पैसे मिले। अगर उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो क्या क्या हरकत है ना, कि अलग अलग तरीकों के हथकंडे इस्तेमाल करके वो पैसा अपना वसूल करने की कोशिश करता है। और वही चीजें है ये चैप्टर में एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा अनपेड सेलर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं। तो अनपेड सेलर के राइट्स से सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये अनपेड सेलर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इन केस ऑफ, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये नॉर्मल सिर्फ छोटा सा इंट्रो है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे है। When in case of contract of sale, the seller has not received money for goods. तो क्या समझना है, when the seller has not received money of goods, जैसा ये मैंने एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में पेमेंट करना था लेकिन इसने पेमेंट नहीं किया। अगर इसने पेमेंट नहीं किया तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि इसने रिसीव भी तो नहीं किया, राइट, इसने क्या किया, रिसीव भी तो नहीं किया है। ओके, तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये अराइज होता है, when the seller has not received money for the goods delivered, he has delivered the goods, then he is said to be an unpaid seller। तो ऐसे सिचुएशन में वो बन जाता है अनपेड सेलर। ओके, अब यहाँ पे समझो, जो अनपेड सेलर है उसको भी कानून में, जो हमारा लॉ है उसमें कुछ उसको राइट्स मिले हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम ना हो। The law has given him certain rights। क्या राइट्स मिले हैं, the rights are of two types। दो टाइप्स के राइट हैं। पहला है वन राइट्स अगेंस्ट गुड्स, जो पहला राइट है वो है गुड्स के अगेंस्ट में, कि जो उसने गुड्स सेंड किया है उसके अगेंस्ट में है। तो इसमें लिखा हुआ है टिल द गुड्स आर इन हिज पोजीशन ही कैन हैव अ राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स। जब तक गुड्स उसके पास है, देखो टिल गुड्स आर इन हिज पोजीशन, जब तक गुड्स उसके पास है, ही कैन हैव अ राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स, ठीक है, उसके पास गुड्स का अधिकार जो है वो उसी के पास रहने वाला है। उसके बाद सेकंड में लिखा है इफ द गुड्स आर ऑलरेडी डिलीवर्ड टू द कैरियर। देखो इफ द गुड्स आर already delivered to the carrier, he has a right to stop the goods in a transit। जैसा भी एग्जांपल दिया मैंने पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गुड्स होता है वो किसी शिप के थ्रू सेंड किया है या किसी अदर पर्सन के थ्रू, तो यही हो जाता है हमारा कैरियर, ठीक है। तो कैरियर को अगर मैं बोल दूंगा कि भाई तू गुड्स डिलीवर मत करना जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता, तो वो क्या कर दिया, उसने गुड्स को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। तो ये दो राइट है अगेंस्ट द गुड्स। उसके बाद आगे लिखा है दिस राइट इज अवेलेबल टू हिम ओनली व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। देखो ये ऐसा वो तभी कर सकता है जब बायर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, अदरवाइज बायर कभी भी ये हरकत नहीं करेगा। भाई ऐसे गुड्स बीच में तुम रोक नहीं सकते क्योंकि इसमें बायर का भी लॉस हो सकता है ना। मान लो बायर ने, जैसे दिवाली का सीजन चल रहा है, ठीक है, दिवाली के सीजन के लिए उसने मान लो कपड़ों का ऑर्डर दिया था, क्लोथ्स का ऑर्डर दिया था, और तुमने क्या कर दिया, वो जो गुड्स है वो तुमने बीच रास्ते में रोक दिया, तो जब वो अपना काम ही नहीं कर पाया तो तुम्हें पैसे कहां से देगा। तो सिचुएशन कब ये अप्लाई होगा, जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, जब तुम्हें ऐसा पूरा यकीन हो जाए कि वो पैसे नहीं देगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे चीजें समझना है, हु इज एन अनपेड सेलर। सबसे पहले क्लियर करना होता है कि अनपेड सेलर कौन है। ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन, कि अगर मान लो कि भाई पैसे नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं अनपेड सेलर। तब उसके पास दो तरीके हैं, एक तो क्या करेगा, गुड्स अपने पास ही रख लेगा, अगर मान लो अपने पास से दे दिया है तो क्या कर लेगा, उसको रास्ते में रुकवा सकता है,
ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग को समझना है कि हु इज एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर कौन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है द सेलर ऑफ गुड्स is deemed to be an unpaid seller within the meaning of an act, sorry within the meaning of act। देखो किसी भी सेलर को हम लोग डीम्ड का मतलब है मानना, अनपेड सेलर कब मानेंगे। देखो अनपेड सेलर किसी को कब मानोगे, जब पहला क्या लिखा है, when the whole of the price has not been paid or tender, जब जो गुड्स का पूरा प्राइस है, होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर, जब तक गुड्स का पूरा प्राइस नहीं मिला है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि रिया है, ठीक है, रिया नाम की एक व्यापारी है, सेलर है, सॉरी बायर है। इस बायर को मैंने 1 लाख रुपीस का गुड्स सेंड किया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने मुझे 1 लाख के बदले में 90,000 का पेमेंट कर दिया। अब जो गुड्स मैंने सेल किया था वो मैंने कितने का सेल किया था, 1 लाख का सेल किया था, पर इसने मुझे पेमेंट कितना किया है, 90,000। इसका मतलब ये है कि गुड्स का अभी भी 10,000 जो पेमेंट है वो बाकी है। तो ऐसे केस में मैं बन गया अनपेड सेलर, ठीक है। चलो एक भैया हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही है कुछ। देखो तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि उसने 10,000 रुपीज पे नहीं किया, तो 10,000 रुपीज अगर उसने पे नहीं किया है तो भी मैं बन जाऊंगा अनपेड। चलो 10,000 तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ये 90 के बदले में, इसको 90 के बदले में मैं 99 कर देता हूं। उसने 99,000 पे कर दिया, लेकिन अभी भी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 1 लाख रुपए का, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसने अभी भी 1,000 रुपए उसने पे नहीं किया है। और अगर अभी भी उसने 1,000 रुपए पे नहीं किया मतलब मैं बन गया अनपेड सेलर। तो याद रखना है, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, जब तक उसने पूरा पैसा ना दिया हो। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कोई खुन्नस की वजह से, देखो सिचुएशन कैसा है कि जब हम लोगों ने डील किया तो 1 लाख रुपए का डील किया था, फिर उसने क्या किया, देखो 1 लाख रुपीज का डील था और मैंने उसको बोला एक काम कर तुम 97 ही पे कर दो चलेगा, उसने 97,000 पे कर दिया। अब देखो इस वाली सिचुएशन में क्या है कि 1 लाख का डील था, यानी कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने का था, 1 लाख था, और मैंने क्या बोला कि 97,000 पे कर दो मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख के बदले में 97 तुम पे कर दो। तो यहाँ पे मैंने खुद बोला उसको पे करने के लिए। अब यहाँ पे मैं बाद में ये उसके ऊपर क्लेम नहीं करूंगा कि भाई तुमने 3,000 रुपए अभी तक पे नहीं किया, क्योंकि जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट हो गया है हम लोगों का। तो ये चीजें याद रखना कि अगर सेटलमेंट हो गया हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है, मैंने नहीं माना हूं, तो मुझे मेरा पैसा चाहिए। लेकिन अगर मैंने बोल दिया है कि चलेगा 97,000 इट्स ओके, और मैंने सेटल करवा दिया पूरा अकाउंट, तो ऐसे केसेस में कभी मेरा मूड खिसका या कभी मैं मुझसे उससे झगड़ा हो गया तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं तो अनपेड सेलर हूं मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, नो, ऐसे सिचुएशन में वो केस नहीं कर सकता है। ओके क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अभी सेकंड पॉइंट है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड as a conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by the reason of the dishonor of the instrument or otherwise। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सामने वाला हमें क्या देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है, या मान लो उसने कोई चेक दे दिया होगा, अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम मान के चलते हैं कि उसने हमें चेक दिया होगा। अब चेक मिला था, कंडीशन ये था भाई पैसे अकाउंट में आ जाने चाहिए, ठीक है, मान लो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दिया था और चेक के जो ड्यू डेट था वो 4 दिन के बाद का था, ठीक है, 4 डेज के बाद, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए और बाद में पता चला कि जो चेक है वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाउंस हो गया, राइट, चेक हम लोग बोलते हैं ना कि चेक बाउंस हो गया, मतलब पैसे नहीं आए, तो ये कंडीशन उसका पूरा नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले, तो अब मैं बन जाऊंगा यहाँ पे अनपेड सेलर। ओके तो यहाँ पे मैं क्या बन जाऊंगा, अनपेड सेलर। सो आई होप कि अभी अनपेड सेलर का मतलब क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें सेलर, देखो अनपेड सेलर तो समझा दिया, अभी यहाँ पे सेलर का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझना जरूरी है। द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। सेलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई भी पर्सन जो सेलर की तरह काम कर रहा हो, जैसे कि एन एजेंट ऑफ द सेलर। देखो
एन एजेंट ऑफ द सेलर टू whom the bill of lading has been endorsed। अगर मान लो कोई एजेंट है जो सेलर की तरह काम कर, जैसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ते हैं ना, तो मान लो कि वो हमारी जगह पे या एजेंट की तरह मान लो कि मेरा घर है, मैंने किसी और को एजेंट बना के सेल करने के लिए बोल दिया है, तो वो ओरिजिनल ओनर नहीं है लेकिन वो सेल तो कर रहा है ना, तो उसको भी सेलर मान लेंगे। और अ कंसाइनर और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड, या तो देखो यहाँ पे मैंने अभी कंसाइनर का एग्जांपल भी दिया और यहाँ पे आ भी गया कि अ कंसाइनर और एन एजेंट who has himself paid और is directly responsible for the price, या ऐसा कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है प्राइस रिसीव करने के लिए, यानी कि गुड्स का जो पैसा उसी को मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी पर्सन, तो उसको हम बोल देंगे सेलर। और अगर इन्हीं लोगों को पैसे नहीं मिले तो वो बन जाएंगे अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर की दो कंडीशन है, वो ऊपर हम लोगों ने ए और बी में देख लिया। अभी आगे समझते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 45। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ सेलर विल बी कॉल्ड अनपेड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। देखो किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को या जो सेलर है हमारा, अनपेड हम लोग कब बोलेंगे, उसके लिए कुछ चीजें हैं। फर्स्ट में क्या बोला, ही इज अनपेड, पहले तो वो अनपेड होना चाहिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये अनपेड का मतलब क्या है, मतलब पैसे उसको नहीं मिले, वो हम लोगों ने ऊपर कंडीशन देखा। द प्राइस इज ड्यू एंड the price is due and he has an immediate right of action for the price। प्राइस अभी भी बाकी है, ड्यू का मतलब यहाँ पे क्या, प्राइस अभी भी मिला नहीं है, वो पैसे अभी भी मिलना बाकी है, और उसके पास इमीडिएट राइट है ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। ओके, थर्ड पॉइंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड बट सेम हैज बीन डिसऑनर्ड, यानी मिला तो था लेकिन वो सब सारे क्या हो गए हैं, डिसऑनर हो गए। तो ये तीन केस में वो बन जाएगा अनपेड सेलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, व्हेन द पेमेंट इज मेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑनर्ड द सेलर इज अनपेड सेलर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। और अगर मान लो उसको पैसे नहीं मिले, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया चेक हो गया, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी उसको मिला है, तो अगर मान लो कि उसको पैसे नहीं मिले, ऑनर्ड नहीं हुआ मतलब पैसे उसको नहीं उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, तो वो अनपेड सेलर बन जाता है। ओके, फिर आगे लिखा है, सो व्हेन अ सेलर हु हैज ऑब्टेन अ मनी डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स इज स्टिल एन अनपेड सेलर इफ द डिक्री हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड। ये हुक्मनामा होता है, मतलब ये जो पैसा है उसको पैसा मिलने वाला है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, और ऐसे केसेस में अगर मान लो वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, ये जो मनी डिक्री है एक तरह का हुक्मनामा होता है कि भाई पैसे तुझमें मिल जाएंगे, और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो भी वो क्या बन जाएगा, अनपेड सेलर। तो ये जो पूरा कंसेप्ट था ये था तुम लोगों का अनपेड सेलर का। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है अनपेड सेलर्स राइट, कि अभी गुड्स भाई उसने दे दिया है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी कि तुम्हें गुड्स टाइम पर डिलीवर कर दिया है, तो उसकी भी भाई कहते हैं ना, उसके भी कुछ चीजें हैं कि उसको तुम पैसे टाइम पर दो, लेकिन तुमने पेमेंट नहीं दिया है। अब उसको अगर टाइम पर पेमेंट नहीं मिला है तो उसको भी एज पर द लॉ कुछ राइट्स मिलते हैं। अब उसके राइट्स क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट मैंने ऐड किया है, ये छोटा सा चार्ट है, ठीक है, देखो अब इसमें देखो कैसा, ये चार्ट ही अगर तुम्हें समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक समझ लो क्लियर हो गया। जो राइट ऑफ एन अनपेड सेलर है, बेसिकली उसके पास दो राइट्स होते हैं, एक होता है अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है, तो इसका मैं कलर चेंज करता हूं, पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द गुड्स, पहला हो जाता है अगेंस्ट द गुड्स, और दूसरा क्या होता है, अगेंस्ट द बायर। तो सबसे पहले हम लोग अगेंस्ट द गुड्स समझते हैं कि गुड्स के अगेंस्ट में उसको क्या क्या राइट अवेलेबल है। एक मिनट, लिखा है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन पास्ड टू द बायर। अब देखो अगेंस्ट द गुड्स में भी दो चीजें हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन पास्ड, इट मे बी पॉसिबल कि तुम लोगों ने जो गुड्स है वो पास कर दिया, मतलब सामने वाले को सेंड कर दिया हो, डिलीवर करने के लिए भेज दिया हो। दूसरा चांसेस क्या है, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, ये भी पॉसिबल है कि तुमने गुड्स को अभी तक सेंड नहीं किया हो, इसमें तुमने गुड्स को सेंड कर दिया है और इसमें सेंड नहीं किया। तो दोनों सिचुएशन में क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। जो पहला है राइट ऑफ लीन, पहला क्या है, राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हो जाएगा, जो गुड्स है उस पर राइट अधिकार है वो किसका हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, ये पहला है। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, मतलब ये है, पहला तो क्या है
कि जो गुड्स है उसको तुम अपने पास रख सकते हो, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा राइट ऑफ लीन। दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज, कि ये गुड्स तुम्हारे पास से निकल गया है तो ऐसे केसेस में तुम उसको बीच में रुकवा सकते हो। जैसे मान लो कैरियर से है मुंबई से, ठीक है, और मुंबई से मान लो मैं, नहीं मुंबई नहीं, सूरत से मैं यूपी सेंड कर रहा था, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि सूरत से यूपी सेंड कर रहा था, ठीक है, और मान लो ये भोपाल पहुंचा था, मुझे बाद में पता चल गया कि सामने वाला क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो मैं चाहूं तो भोपाल में गुड्स को क्या करूंगा, रुकवा दूंगा, बोल दूंगा भाई गुड्स को रोक दो क्योंकि अभी तक यूपी नहीं पहुंचा था। तीसरा राइट है जो है राइट ऑफ रीसेल, तीसरा गुड्स के अगेंस्ट में क्या रहा है, राइट ऑफ रीसेल, मैं चाहूं तो उन गुड्स को रीसेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें राइट कैसा है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर। अब अगेंस्ट द गुड्स में क्या है, व्हेन द goods has been passed, when the property in the goods has been passed, अगर पास हो गया है, उसमें तीन है, राइट्स ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड राइट ऑफ रीसेल। अब उसके बाद इसी में है, अगर मान लो प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ है, एज्यूम कर लो कि अगर मान लो जो हमारा प्रॉपर्टी है हैज नॉट बीन पास्ड, जब पास नहीं हुआ है तो क्या है, विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। विथ होल्डिंग का मतलब गुड्स को रोक लेना, ठीक है, गुड्स को रोक लेना अपने पास, किसके पास, अपने पास, क्योंकि तुमने गुड्स को अभी तक जो है इसका डिलीवरी नहीं किया है, गुड्स हैज नॉट बीन पास्ड, जब पास नहीं किया तो तुम अपने पास रोक सकते हो। उसके बाद जो सेकंड है वो है अदर रेमेडीज, ये जो अदर रेमेडीज है ना उसमें यही तीन आता है, राइट्स ऑफ लीन, राइट्स ऑफ स्टॉपेज एंड राइट ऑफ रीसेल, यही तीन चीजें यहां पर भी हैं, ठीक है, यही तीन चीजें सेम पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया अदर रेमेडीज। उसके बाद है अगेंस्ट द बायर, अब बायर के अगेंस्ट का, ये तो था गुड्स के अगेंस्ट में, ठीक है, गुड्स के साथ तुम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो अपना पैसा वसूलने के लिए। अब अगला है अगेंस्ट द बायर, चलो गुड्स तो तुम्हारा चला ही गया, कुछ नहीं कर सकते, तो तुम अब बायर के साथ कुछ ना कुछ करोगे, तो क्या क्या कर सकते हो, पहला है सूट फॉर द प्राइस। सूट फॉर द प्राइस मतलब क्या होगा, तुम उसके लिए, उसके ऊपर प्राइस के लिए केस कर सकते हो। सूट फॉर द डैमेजेस, जो तुम्हारा डैमेजेस हुआ इसके लिए केस कर सकते हो। थर्ड है सूट फॉर द इंटरेस्ट, अगर मान लो कि तुम्हें अगर कुछ इंटरेस्ट भी के लिए भी केस करना है, तो जो तुम्हारा गुड्स का प्राइस है प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी, उसके लिए भी तुम केस कर सकते हो। तो ये तीन है अगेंस्ट द बायर, ठीक है। तो ये था टोटल पूरा चार्ट है, जो राइट्स हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो यहां तक क्लियर है सभी को। पहला इसमें राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अभी जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि दो राइट अवेलेबल है, अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अगेंस्ट द गुड्स, कि गुड्स के अगेंस्ट में उसके पास कौन कौन से राइट अवेलेबल हैं। तो जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा था, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड, यानी जो प्रॉपर्टी है, यानी जो हमारा गुड्स है वो क्या हो गया, पास हो गया, मतलब हमने उसको डिलीवर करने के लिए निकाल दिया अपने पास से। तब इसमें देखो क्या लिखा है, the unpaid seller has the following right, notwithstanding that the property in the goods have passed to the buyer। ठीक है, इसके बावजूद कि गुड्स तुम्हारे पास से चला गया है, उसके बावजूद तुम्हारे पास क्या क्या राइट्स हैं। तो पहला राइट्स है लीन ऑन द गुड्स, जो हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा था ना, वही चीजें यहाँ पे डिटेल में लिखा है। क्या लिखा है, लीन ऑन द गुड्स, वहां पे डायरेक्टली हम लोगों ने शॉर्टकट में पढ़ लिया था लीन, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा बड़े में लिख दिया है, लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम। ये अभी देखो क्लियर में लिख दिया है, वैसे थोड़ा बड़ा करके। सेकंड में क्या लिखा है, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट, राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। सेकंड में क्या लिखा है, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ये मेन है, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट बिफोर द पेमेंट, राइट टू स्टॉप द गुड्स इन द ट्रांजिट, यानी जो गुड्स ट्रांजिट में है तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसको रुकवा सकते हो आफ्टर ही हैज पार्टेड। और ये ट्रांजिट वाला सवाल कब आएगा, जब तुमने गुड्स अपने पास से निकाल दिया है, ठीक है, जब तुमने अपने पास से गुड्स को निकाल दिया है, मतलब गुड्स को भेज दिया है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। थर्ड राइट, थर्ड है राइट ऑफ रीसेल, यानी गुड्स को बेच देना, और ये भी कब अप्लाई होगा, इट अप्लाइज दैट ही इज इन अ पोजीशन, और इसका मतलब ये है कि जो गुड्स है वो तुम्हारे पास आ चुका है, क्योंकि जब गुड्स तुमने बीच में रुकवा दिया, मान लो जो ट्रांजिट के थ्रू भिजवा रहे थे कैरियर के थ्रू, उसने रोक दिया गुड्स, और गुड्स तुम्हारे पास आ गया है, तो रीसेल करने का राइट तभी मिलेगा जब गुड्स तुम्हें मिल गया है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं तुम्हारा जब गुड्स प्रॉपर्टी पास कर दोगे तब। फिर नेक्स्ट है
वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड, और यहाँ पे द गुड्स हमारे पास से गया ही नहीं है। तब यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, when the property in the goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has, अब देखो अनपेड सेलर के पास क्या है, in addition to his other remedies, यानी ये जो 3 रेमेडीज है ना, ये अभी यहाँ पे क्या बन गया, अदर बन गया। अभी वो जो चार्ट मैंने दिखाया ना, उसमें मैंने बोला ना ये तीनों यहाँ पे क्या बन गया, अदर बन गया। इन his other remedies, right of withholding, ठीक है, अदर रेमेडीज यानी वो जो 3 राइट है, उसके अलावा भी उसके पास कुछ राइट है, वो क्या है, राइट ऑफ विथ होल्डिंग, यानी गुड्स को रोक लेना, सिमिलर टू एंड को एग्जिस्टेंस विथ इज राइट ऑफ लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। को एग्जिस्टिंग का मतलब सेम उसी के जैसा यहाँ पर है कि भाई वो गुड्स को अपने पास रोक के रख सकता है। फिर आगे क्या लिखा है, अगला है राइट ऑफ लीन, ठीक है, ये सिचुएशन क्या है, जब व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि राइट ऑफ लीन या बाकी का मतलब क्या होता है। तो यहां तक सबको क्लियर है ये दोनों का मतलब, आई होप यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो आप लोगों को चीजें करनी है क्या, लाइक करना है वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और सपोर्ट बनाए रखे अपना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।